हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल परीक्षा प्रेप। परीक्षा प्रेप में आज से हम जेल प्रहरी की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। और जेल प्रहरी में आपके लिए पता है कि 20 मार्क्स की आपके लिए 20 क्वेश्चंस आएंगे जो कि साइंस के रहेंगे। काफ़ी बड़ा पार्ट रहेगा साइंस का आपके लिए, और साइंस काफ़ी डीप पूछी जाती है क्योंकि एक बड़ा वेटेज जिसमें रखा गया है जेल प्रहरी में। तो जेल प्रहरी में आपके लिए हिंदी, इंग्लिश, साइंस पर काफ़ी कवर करना पड़ेगा, मैथ्स और सामान्य ज्ञान में आपको ओवरऑल जो ऊपर ऊपर के फैक्ट होते हैं और करंट अफेयर्स उन्हीं के पूछे जाते हैं, और साथ में मध्य प्रदेश का ज़्यादा आपको वेटेज देखने के लिए मिलेगा। लेकिन साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट रहेगा जो आपको पूरा कवर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आज के लेक्चर में जानेंगे कि जो 29 सितंबर 2018 को पहली शिफ्ट में पेपर हुआ था उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, कौन कौन से टॉपिक और हमें कवर करने पड़ेंगे। साथ ही साथ सबसे पहले हम पूरे के पूरी टेस्ट सीरीज को कवर करेंगे, पूरे टेस्ट कवर करेंगे, और फिर मैं आपके लिए बताऊंगा कि आपके लिए लेक्चर कैसे हमारे मिल सकेंगे। चलिए साथियों, पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि पानी से भरी हुई बाल्टी उठाने पर कौन सा बल काम करेगा, कौन सा कार्यरत बल कार्य करता है, कौन सा फोर्स लगता है। तो जब आप बाल्टी उठाते हो तो आपकी पेशियां काम करती हैं, मस्कुलर फोर्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। पेशीय बल यहाँ पर सही आंसर गया था। तो साथियों याद रखना है, इस प्रकार के क्वेश्चन साइंस से, बायो से पूछे जाने की संभावना पूरी होती है। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके लिए जो भी हमारी बॉडी में जितने भी प्रकार के बल काम करते हैं, जितने भी प्रकार की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है, वह महत्वपूर्ण हो जाती है आपके लिए पढ़ना। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो डिसीज से पूछा गया है बीमारी जो अप्रत्यक्ष रोग के कारण उत्पन्न होती है। तो कई सारे क्वेश्चन दिए गए थे, हैजा भी था, उसमें पीलिया भी था, और इसका सही आंसर गया था साथियों आपका हमारा प्यारा मलेरिया, जो कभी भी किसी के लिए हो जाता है। चूंकि अप्रत्यक्ष रोग, और वहां पर एक ब्रैकेट में दिया गया था वेक्टर बॉर्न डिसीज कौन सी है, तो प्लाज्मोडियम के द्वारा होती है, मच्छर में पाया जाता है, मच्छर के अंदर होता है, तो उसके कारण से आपके लिए प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया होता है, बीमारी पूछी गई थी। तो बीमारियां काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। बीमारियों में आपके लिए उनके कारक, उनके उपाय और कैसे वह होते हैं, किस प्रदूषण से होते हैं, वह आपको याद रखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तीसरा क्वेश्चन है, किन संरचनाओं के पास अगली पीढ़ी की जानकारी होती है। जो हम अपने फादर मदर से गेन करते हैं, कुछ लक्षण हम प्राप्त करते हैं, वह किसी ना किसी रूप में हमारे पास उनसे आती है। क्योंकि इसका सही आंसर जाएगा साथियों डीएनए। याद रखना है, डीएनए जो है अनुवांशिकी से रिलेटेड शब्द है, जेनेटिक्स में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। जीन जो होता है, जीन भी इसका आंसर जा सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो था डीएनए इसका सही आंसर था। डीएनए में जीन होते हैं और पर वह अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मजबूत और गैर लचीला संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू की बात की गई है, तो ऊतक और सेल काफी डीप में आपके लिए पढ़ना पड़ेगा जेल प्रहरी के लिए। ऐसा लगेगा कि आपके लिए यूपीएससी या एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी साइंस लेवल पर करनी पड़ेगी। मजबूत और गैर लचीला संयोजी ऊतक कौन सा होता है। तो मजबूत और गैर लचीला, देखो हड्डियां आपके अंग में, हमारे अंग में एक ऐसा पार्ट है जो कि मजबूत है और लचीली नहीं है। टेंडन लिगामेंट की बात किया जाए तो वो क्या है, वह मजबूत नहीं है, वह क्या है, थोड़े से फ्लेक्सिबल है, आपको देखने के लिए मिलेंगे, लचीले देखने के लिए मिलेंगे। तो इसमें टर्म दिया गया है गैर लचीला और मजबूत संयोजी ऊतक हड्डियां होती हैं। क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू हमारा ब्लड भी होता है। जब मैं आपके लिए सेल बायोलॉजी और ब्लड से संबंधित चीजें बताऊंगा, ब्लड फिजियोलॉजी और जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा ब्लड की, तो आपके लिए काफी मजा आएगा, काफी इंटरेस्ट उसमें रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फिर से बायो से आया था। खेती क्षेत्र में जो अवांछित पौधे होते हैं, जो सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं, फसलों के साथ साथ बढ़ते हैं, फसलों में अगर आप कोई भी जो खनिज लवण डालते हो तो उनका उपयोग करते हैं और फसल के लिए प्रभावित करते हैं, तो ऐसे अवांछित पौधे क्या कहलाते हैं। ऐसे अवांछित पौधे साथियों कहलाते हैं खरपतवार। खरपतवार जो बेस्ट आपके प्लांट्स होते हैं, उनके लिए आप निदाई और जुताई वगैरह भी करते हो, तो यह खेती क्षेत्र में आपके लिए अवांछित पौधा खरपतवार देखने के लिए मिलेगा। अगला क्वेश्चन केमिस्ट्री से आता है। केमिस्ट्री में क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड पूछा गया था। यहाँ पर मैं आपके लिए डायरेक्ट आंसर बताऊंगा इसका कि कैसा क्या था। क्वेश्चन में बताता हूं कि हीलियम के 16 ग्राम में परमाणुओं की गणना करें
हीलियम का परमाणु द्रव्यमान भी दिया गया था आपके लिए ब्रैकेट में, और कैलकुलेशन करके आपको बताना था कि 16 ग्राम में हीलियम के 16 ग्राम में परमाणु की संख्या कितनी होगी। क्योंकि इसमें एवोगाड्रो नंबर्स का आपको उपयोग करना पड़ेगा, केमिस्ट्री काफी डिटेल्स में आपको पढ़नी पड़ेगी। कैलकुलेशन बेस्ड 2 क्वेश्चन पूछे गए थे साथियों, दोनों के आंसर मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन अभी आपको याद रखना है। अगर कोई कैलकुलेशन करके बता सकता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। परमाणुओं के नाभिक की खोज किसने की थी, और साथ में मॉडल भी पूछा गया था। तो परमाणुओं के नाभिक की खोज जो है वह रदरफोर्ड ने की थी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। और इसमें इन्होंने स्वर्ण पन्नी का जो गोल्ड फॉइल मॉडल है, स्वर्ण पन्नी मॉडल का उपयोग किया था। तो मॉडल भी याद रखना है, सन भी याद रख सकते हो, और साथ ही साथ वैज्ञानिक तो काफी महत्वपूर्ण है। तो परमाणु के नाभिक में आपके लिए जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखने के लिए मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर देखने के लिए मिलेंगे। इन तीनों के आपको जो साइंटिस्ट हैं वह याद रखने पड़ेंगे, क्वेश्चन इनसे आ सकता है। साथियों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो रस्ट होती है, जो जंग लग जाती है लोहे की वस्तुओं पर, उसका फॉर्मूला क्या है। साथियों यहाँ पर आपके लिए जो आपकी फिटकरी होता है उसका फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, खाने के सोडे का फॉर्मूला पूछा जा सकता है, सोडियम क्लोराइड। जो दैनिक यूज में विषय वस्तुएं आती हैं और जो केमिस्ट्री से जुड़ी हुई हैं उनके फॉर्मूले पूछे जाने की संभावना ज्यादा होती है। तो याद रखना कि जंग का फॉर्मूला Fe2O3 है। साथ ही साथ जितने भी हम दैनिक जीवन में विषय वस्तुएं उपयोग करते हैं उनके हमारे लिए केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र याद होने चाहिए। अगला एक क्वेश्चन दिया गया था, मैं क्वेश्चन पढ़ करके सुनाता हूँ। माचिस की डिब्बी की, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था साथियों। उन्होंने दिया गया था कि माचिस की एक डिब्बी की लंबाई मीटर के पैमाने पर रखी गई है। अगर मैं यहाँ पर मीटर का पैमाना बना दूं और यहाँ पर जो है डिब्बी रख दूं, उसके बाद क्वेश्चन लिखूं कि पैमाने पर रखी गई है कि एक सरा उसका 25.7 सेंटीमीटर पर है और दूसरा सरा जो है 29.2 सेंटीमीटर पर है, तो माचिस की लंबाई क्या होगी। बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन दी थी इसमें, आपके लिए कुछ नहीं करना था। 29.2 सेंटीमीटर से माइनस 25.7 सेंटीमीटर करना था, आंसर आ जाता है आपका 3.5 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, फिजिक्स से यह क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। खोखली ईंटों से बने हुए घरों का जो कंसेप्ट है वह क्यों उपयोग किया जाता है, खोखली ईंटों से घरों का निर्माण क्यों किया जाता है। इसका सिद्धांत ऐसा होता है कि खोखली ईंटों में जो हवा फंस जाती है और घर को वह क्या रखती है, ठंडा रखती है। तो साथियों याद रखना, खोखली ईंटों से बने हुए घर जो उपयोग में लाए जाते हैं वह घर को ठंडा करने के लिए किया जाता है, क्योंकि उसमें हवा फंस जाती है और गर्मियों में कमरे ठंडे हो जाते हैं। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन था फिर से फिजिक्स का। एक क्वेश्चन था समतल दर्पण, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट था इसमें कि समतल दर्पण के सामने अगर आपने कोई भी वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो उसका जो प्रतिबिंब है वह कहाँ बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा। तो समतल दर्पण का इसका आंसर बता देता हूँ कि 10 सेंटीमीटर ही बनेगा और पीछे बनेगा। इसके बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल आपको याद रखने पड़ेंगे, तो कुछ कुछ रटने भी पड़ेंगे कि कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ पर फोकल दूरी रखी जाए तो आधी होगी, ज्यादा होगी, वह सभी मैं फिजिक्स वाले लेक्चर्स में कवर करूंगा। आज सिर्फ आपके लिए डिस्कस करा रहा हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे सिद्धांत वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं और कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और यह क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए हुए हैं, यह बिल्कुल आए हुए प्रश्न है। तो जो भी नॉन बायो वाले या जो नॉन साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं वह बिल्कुल भी घबराए मत, मैं आपके लिए बिल्कुल बेसिक से साइंस कंप्लीट कराऊंगा। बेसिक से साइंस जहां पर कंप्लीट कराऊंगा मैं आपके लिए बता दूंगा कि आपके लिए लगभग 40 से 45 लेक्चर देखने के लिए मिलेंगे हमारे, और पूरी साइंस कवर होगी। और साइंस आपको एक ही बार पढ़नी पड़ेगी, MPPSC चाहे जेल प्रहरी किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ो आप, एक ही बार पढ़नी पड़ेगी मेरी साइंस और कंप्लीट हो जाएगी। चलिए साथियों अब हम आपके लिए बताते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बायो से, फिर से ईस्ट से संबंधित था कि जो ईस्ट और खमीर जो एल्कोहल या जो वाइन बनाने की जो इंडस्ट्रीज होती है उनमें उपयोग में लाया जाता है, किण्वन की प्रोसेस की जाती है, तो वह किस जीव के अंतर्गत आता है, सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन में आंसर दिया गया था, ऑप्शंस दिए गए थे, कवक है, जीवाणु है, प्रोटोजुआ है या फिर शैवाल है। तो इसका सही आंसर जाएगा साथियों फंगस होती है ईस्ट। ईस्ट क्या होती है, फंगस होती है, याद रखना। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, घुमा फिरा करके इसके बारे में क्वेश्चन आता है, पूछा जा सकता है कि वाइन इंडस्ट्रीज या जो अल्कोहल इंडस्ट्रीज में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर जाएगा आपका ईस्ट। 12 क्वेश्चन हुए हैं और आपको लगने लगा होगा कि आपको साइंस काफी डिटेल्स में पढ़ने की है। साइंस अगर आप डिटेल्स में पढ़ोगे तभी उद्धार हो पाएगा, क्योंकि 20 नंबर का
पूरा पूरा गेम होगा जेल प्रहरी में। और 100 में से अगर 20 में से आप 18 या 19 टेस्ट करते हो तो श्योर हो सकते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन था 13वां क्वेश्चन। एक विद्युत घंटी को एक बेल जार के अंदर रखा गया। एक विद्युत घंटी, जो इलेक्ट्रिक घंटियां हमारे घर के बाहर लगी रहती हैं, उसके लिए क्या किया गया, एक बेल जार के अंतर्गत या ट्रांसपेरेंट जार के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, अब जितनी भी उसमें हवा थी उसको निकाल दिया गया और अंदर कैसी स्थिति जनरेट कर दी गई, निर्वात की स्थिति जनरेट कर दी गई। अब उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर निर्वात की स्थिति हो गई है और घंटी बजेगी तो क्या प्रभाव होगा, क्योंकि साथ में निर्वात की स्थिति में आपको जो है साउंड वेव गमन नहीं करती हैं, गमन नहीं करेंगी तो आवाज नहीं सुनाई देगी। लेकिन इसका साइंटिफिक आंसर उन्होंने दिया था कि हवा स्तंभ के कंपन का आयाम घटा देता है। एम्पलीट्यूड जो होता है वह एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द एयर कॉलम डिक्रीज। कहने का तात्पर्य है कि आपको जो कारक हैं, जो हवा जो जनरेट करते हैं, साउंड जो जनरेट करते हैं, वह कम हो जाएंगे, इसलिए आपको आवाज भी नहीं सुनाई देगी और उसका एम्पलीट्यूड या आयाम भी कम हो जाएगा। इसके लिए मैं आपके लिए काफी डिटेल्स में कवर करूंगा जब मैं साउंड्स पढ़ाऊंगा आपके लिए। वेवलेंथ सब कुछ आपके लिए उसमें देखने के लिए मिलेगा, फ्रिक्वेंसी वगैरह क्या इनका रोल होता है। तो साथियों याद रखना है कि इसमें से निर्वात जनरेट हो जाएगा तो आपके लिए आवाज नहीं सुनाई देगी। अगला क्वेश्चन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एक केमिकल होता है या फिर आप बोल सकते हो कि एक जो पेय पदार्थ टाइप में आपको देखने के लिए मिलेगा। शरीर में जब भी एसिडिटी बढ़ती है, जब भी हमारे शरीर में क्या होता है, एसिडिटी बढ़ती है, एसिड का अमाउंट जो है वह हमारी पेट में या आंत में बढ़ जाता है तो हमें डकारें आती हैं, बहुत खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, वॉमिटिंग भी हो सकती है। तो क्या होता है कि उसको कंट्रोल करने के लिए एक पेय पदार्थ या फिर आप उपयोग करते हो, उसका नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्रश्न पूछा गया था कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग इस रूप में किया जाता है। ऑप्शन में था कपड़ा उद्योग में डाई के रूप में, यह आर्टिफिशियल शुगर है या कृत्रिम शुगर है, या फिर उर्वरक है, या फिर अम्ल तत्वनाशक है, एंटा एसिड है। तो इसका सही आंसर जाएगा एंटा एसिड। साथियों यह क्वेश्चन CDS से लिया गया है। आप देख सकते हो कि जो व्यापम है वह CDS के प्रश्न भी जो के त्यों कॉपी कर रहा है, जो UPSC में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, काफी बड़ी डीप लेवल में आपको साइंस पढ़नी पड़ेगी। अब हम 15वां क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि भूकंप क्षेत्र में इमारतें कैसी होनी चाहिए। तो भूकंप रोधी इमारतें होनी चाहिए और उसके बारे में आपको ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वह है निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन कौन सा है। 4 कंडीशन दी गई थी। नमक प्राप्त करने के लिए समुद्र के पानी का बाष्पीकरण नहीं है, मीथेन का जलना, कपूर का ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन ऑफ कंपूर, डिसॉल्विंग शुगर इन कॉफी, कॉफी में चीनी का घोलना। तो इनमें से मीथेन का जो जलना है वह आपको रासायनिक परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। तो यह परिवर्तन यांत्रिक होते हैं, भौतिक होते हैं, किस प्रकार के होते हैं सभी आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे मेरे फिजिक्स के लेक्चर्स में, तो बने रहना है मेरे साथ। अच्छा, जो हमारी ग्रुप की लिंक है वह आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, साथ ही साथ फेसबुक जो सोशल मीडिया अकाउंट है उन पर भी मिल जाएगी। वहां पर हम क्वेश्चंस डालते रहते हैं तो आपको क्वेश्चंस वहां पर भी प्रैक्टिस करती रहनी है। साथ ही साथ हम मध्य प्रदेश के पिछले आए हुए जो अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी एक टेस्ट सीरीज लेकर के आ रहे हैं। बिल्कुल बहुत कम अमाउंट में आपको वह देखने के लिए मिलेगी। मध्य प्रदेश में सबसे कम पैसा उसमें रहेगा और लगभग 3000 के आसपास क्वेश्चंस, और जो क्वेश्चंस के साथ ही साथ वीडियो लेक्चर्स भी उसके रहेंगे। 30 वीडियो लेक्चर्स रहेंगे उसके, जो कि सिर्फ उन्हीं के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे जो वो है टेस्ट सीरीज परचेज करेंगे। उसके बारे में मैं आपके लिए आगे बता दूंगा। लगभग 1 जुलाई से वह शायद लाइव हो जाएगा। आगे चलते हैं। विद्युत टेस्टर संवेदनशील, जो आप देखते हो घरों में टेस्ट करने के लिए, अगर आपके घरों में जो टेस्टर होते हैं, जब आपके घर की लाइट चली जाती है या फिर कोई गड़बड़ी आती है तो आप टेस्ट करके देखते हो कि करंट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल दैनिक यूज से यह क्वेश्चन भी लिया गया था कि जो टेस्टर होता है वह लेस सेंसिटिव, इनमें से कौन सा टेस्टर कम संवेदनशील होता है। तो आंसर गया था साथियों उसका कि वह टेस्टर जिसमें उच्च ताप का, उच्च वाट का तापन तंतु या फिर हीटिंग फिलामेंट उपयोग में किया जाता है, वह इसका आंसर गया था। इसके लिए मैं कवर करूंगा जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा, बिल्कुल दैनिक यूज की चीज रहेगी। अगला क्वेश्चन रहेगा किस तत्व का वजन भारी है। फिर से आ गया केमिस्ट्री से क्वेश्चन, और आपके लिए जो है परमाणु द्रव्यमान जो एटॉमिक मास था वह दिया गया था 4 का, उसमें से दिया गया था रजत।
मतलब कि सिल्वर रहेगी, कार्बन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन इसके जो अलग अलग ऑप्शंस थे, आंसर गया था इसमें कि 10⁻23 जो सिल्वर का एटम रहेगा वह सबसे भारी इनमें रहेगा। पूरी एक कैलकुलेशन बेस्ड है, मैं सिर्फ प्रकृति समझा रहा हूं कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है बर्फ का गलनांक आप कैसे मेजर करोगे। बर्फ का गलनांक आप कैसे मेजर करोगे। अगर थर्मामीटर आपने एक बीकर में रख दिया है जिसमें बर्फ था, अब बर्फ, पहली कंडीशन दी गई थी तापमान जब लोगे आप जब पूरी बर्फ पिघल जाएगी और पानी शेष रह जाएगा। दूसरी कंडीशन दी गई थी कि बर्फ का गलनांक आप तब नोट करोगे जब तापमान, उस तापमान पर जब बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है, जब बर्फ जो रहेगी वह पिघलना शुरू हो जाएगी तो गलनांक उसका नोट करोगे। या फिर थर्मामीटर में एक निश्चित तापमान पर जब थर्मामीटर बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगा उस टाइम पर आप बर्फ का गलनांक नोट करोगे। और चौथा था एक विशेष तापमान पर थर्मामीटर में जो टेम्परेचर है वह स्थिर होगा तब करोगे। तो साथियों इसमें उसका आंसर गया था कि एक विशेष तापमान जिस पर थर्मामीटर जो रहेगा क्या हो जाएगा, बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगा, उसके लिए आप मेजर करोगे। तो याद रखना है इस प्रकार के क्वेश्चंस। अब डीप में यह क्वेश्चन था, सबसे पहले तो बर्फ का गलनांक वगैरह ऐसे क्वेश्चन आते थे कि कितना रहेगा, किसका घनत्व कब रहेगा, लेकिन अब क्वेश्चन की प्रकृति थोड़ी सी बदल चुकी है। तो याद रखना है साथियों, इसमें से इसका आंसर गया था व्हेन द मर्करी लेवल इन द थर्मोमीटर रिमेन्स कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। जब एक विशेष तापमान पर थर्मामीटर में पारद का या जो बर्फ का स्तर है वह स्थिर हो जाएगा तब हम उसके लिए नोट करेंगे। तो थर्ड वाला इसका ऑप्शन सही गया था। अगला क्वेश्चन है हरे पौधे जो होते हैं वह भोजन तैयार करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, किन तत्वों का उपयोग करते हैं। तो साथियों सभी के लिए पता है कि हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान है। कार्बन डाइऑक्साइड जो पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, क्योंकि वह एक पूरी प्रोसेस होती है। तो साथियों यहाँ पर उसका आंसर जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, पानी रहेगा, खनिज लवण रहेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण रहेगा इसमें सूर्य का प्रकाश। तो आंसर गया था इसका सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज लवण और पानी। इतनी चीजें चाहिए होंगी पौधे के लिए अपना भोजन बनाने के लिए। तो यह थे आज के 20 क्वेश्चन। अगले 20 क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो हमारे 2 कोर्स चल रहे हैं, पर्यावरण और जेल प्रहरी की साइंस के लिए मैं आपके लिए अभी लेकर के आया हूं। सबसे पहले हम साइंस के जो पूरे क्वेश्चंस हैं वह डिस्कस करेंगे, जो आए हुए क्वेश्चंस हैं। प्रकृति आपने देखी होगी कि थोड़े से इजी क्वेश्चंस भी हैं, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि रदरफोर्ड नाभिक की खोज किसने की, इसकी लंबाई कितनी होती है खोखली ईंटों की। लगभग आपके लिए 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल ही वन लाइन वाले थे, आपने कभी ना कभी पढ़े हुए होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि काफी डिटेल्स में थे। तो साइंस काफी अच्छे से कंप्लीट करना है साथियों, जुड़े रहिए मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिएगा। चलिए, तो हमारी पूरी की पूरी टीम, कई एग्जाम में सिलेक्टेड टीम आपके लिए गाइड करेगी, और हमारे ऐप पर भी हम आपके लिए टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराएंगे, पेड कोर्स भी लेकर के आएंगे, लेकिन उसका अमाउंट काफी कम रहेगा, बहुत ही कम रहेगा। तो मिलते हैं साथियों अगले लेक्चर में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।